ऑर्डर ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और लंबे समय बाद मेरी इस पॉडकास्ट में एज अ होस्ट वापसी हुई है। और आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे दो साथी रिपोर्टर सुमेधा और अवधेश। आप दोनों का स्वागत है। शुक्रिया बसंत। क्या चल रहा है आप लोगों की दुनिया में, रिपोर्टर्स की दुनिया में? अगर आप बताइए बसंत, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, मैं तो बीमार था एक सप्ताह, जिस कारण तो मैं थोड़ा खबरों से दूर हूँ। आज सुबह मैंने एक अच्छी स्टोरी पढ़ी है जब हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो डियर पार्क है हौज खास में वो रिप्लेस होगा, मतलब वो ख़त्म होगा। जो उसमें हिरन है उनको शिफ्ट किया जाएगा। एक्सप्रेस का एंकर स्टोरी थी। तो मैंने अभी बीमारी से निकलने के बाद पढ़ना शुरू किया है। पर ऐसा नहीं हो सकता, आप बीमार हो और आप खबरों से दूर रहे। हाँ, लेकिन वो उस वक्त 102 डिग्री 3 डिग्री बुखार में आदमी पढ़ कहाँ पाता है, और बीपी आपका डाउन हो तो। आप लोग बताइए क्या चल रहा है खबरों की दुनिया में? बीते कुछ दिनों से 3-4 रिपोर्ट्स पे काम कर रहा हूँ मैं, और कुछ जिस रिपोर्ट के बारे में आज जिक्र होगा बताऊंगा मैं उसको भी, आप जब मुझसे पूछेंगे तो। ठीक है। तो आज की जो पॉडकास्ट है हम सुमेधा से बात करेंगे। इन्होंने विनोद तोमर, आप सब नाम शायद सुने ही होंगे, जिन्होंने नहीं सुना उन्हें बता दें कि जो फेडरेशन है रेसलिंग फेडरेशन, उसके सेक्रेटरी थे। और जनवरी में जब पहलवान प्रदर्शन पर बैठे तो सबसे पहले जो कार्रवाई की खेल मंत्रालय ने, वो तोमर को निष्कासित कर दिया गया, उनके पद से हटा दिया गया। बावजूद इसके तोमर लगातार जो कुश्ती संघ है उसकी तमाम प्रक्रियाओं की बात अगर मैं कह रहा हूं तो उनके दफ्तर से बैठने से लेके जो नेशनल चैम्पियनशिप हुआ अभी गोंडा में, उसमें वो अवार्ड देते नज़र आए, तो वो पूरी तरीके से शामिल हैं। तो उन पर तोमर की गतिविधियों पे सुमेधा ने एक स्टोरी की है, हम सुमेधा से उस पर बात करेंगे। वहीं एबीपी न्यूज़ जो कहता है, जिसका टैगलाइन है कि रखे सबसे आगे, वो अपने कर्मचारियों को बेहद बेइज्जती के साथ, मतलब हालात ये है कि कोई कर्मचारी जो 4 साल से वहाँ काम कर रहा है, उसने नाइट शिफ्ट में अपनी ड्यूटी पूरी की। सुबह वो चाय की दुकान पे गया, तब तक एक कर्मचारी आते हैं, बोलते हैं कि आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, और उन्हें बुलाकर कह दिया जाता है कि कल से आप दफ्तर नहीं आएंगे। उनका जो ईमेल आईडी है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, आई कार्ड ले लिया जाता है और उन्हें मना कर दिया जाता है। तो जिन लोगों ने एक संस्थान में अपना 8-8, 9-9, 10-10 घंटे दिए, जिन्होंने अपनी तमाम, एक सोशल मीडिया पे अजय तिवारी जो कैमरामैन है, उनका पोस्ट ट्विटर पे काफ़ी शेयर हुआ, उसमें वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई और मैं कैमरे के पीछे खड़ा था। तो इस तरीके से, और उनको छुट्टी वाले दिन बुला के कह दिया गया कि आप कल से मत आइएगा। तो ये हालात है। तो अवधेश से हम एबीपी न्यूज़ में जो छटनी चल रही है और जिस बेरहमी से, और मैंने एक अविनाश पांडे जो उनके सीईओ हैं, उनका एक ट्वीट देखा कि वो कहीं थे और वो पीस की बात कर रहे थे। अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल के उनके घर में अंधेरा कर दिया आपने, और आप उधर पीस की तलाश कर रहे हैं। तो अवधेश से हम एबीपी न्यूज़ में जिस तरीके से लोगों की छटनी हो रही है उस पर बात करेंगे। शुरुआत सुमेधा से करते हैं, और आपकी स्टोरी के सबसे आखिरी सेकंड पैराग्राफ में मैं शुरू करता हूँ। तोमर कहते हैं कि अंग्रेजी में वो लाइन, जिसका हिंदी में कि वो लड़कियाँ मैच जीतने के बाद स्कर्ट में आती हैं शराब पी के। कहना क्या चाह रहे हैं वो, और उनसे पूरी बातचीत में आपको क्या निकला, अगर संक्षेप में बताएं। बसंत, इस स्टोरी का आइडिया वही था कि हम तोमर का प्रोफाइल करना चाहते थे कि ये को एक्यूज्ड है, एंड अगर हम उनका जॉब प्रोफाइल देखें तो वो एक असिस्टेंट सेक्रेटरी है WFI में, अंडर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मतलब असिस्टेंट सेक्रेटरी है, मतलब कि ऑफिस के एक सेक्रेटरी हैं, मतलब कि उनका क्लरिकल जॉब है। तो वो को एक्यूज थे इस पूरे मामले के अंदर, बृजभूषण के साथ। तो फिर मुझे ऐसा क्यूरियोसिटी आया कि मतलब WFI में इतने लोग काम करते हैं, सिर्फ यही क्यों को एक्यूज्ड हैं। तो हम लोगों ने उनका प्रोफाइल करने का सोचा। तो इस प्रोफाइल के पीछे आइडिया क्या था कि अब हम इनके बारे में कैसे जाने। तो किसी को जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है, एज अ रिपोर्टर उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो फिर जब आप उनसे तीसरी चौथी बार मिलते हैं तो वो आपसे एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। फिर वो खुद ही अपने ज़बान से खुद ही अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं। फिर आप उसको अगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपको उस इंसान की सोच के बारे में पता चलता है। तो आई थिंक उससे मतलब तो इस वजह से इस पूरे प्रोफाइल में हम लोगों ने 70% जो तोमर बोल रहे हैं वही एज इट इज़ है। फिर वो रीडर के ऊपर है कि अब वो उसको कैसे समझे। तो वो एंड में वो यही है, एक जो सेकंड पैराग्राफ है वो ये है कि तोमर बोल रहे हैं कि
ये लड़कियां जो सेक्सुअल एलिगेशंस लगा रही हैं बृजभूषण में, वो खुद क्या करती थी। वो खुद भी तो जब मैच खत्म हो जाता था 2 पीस के अंदर पार्टी करती थी, ये अल्कोहल लेती थी, ठीक है, और ये सब करती थी। तो ये कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं? तो मतलब मैं जब वहाँ बैठी थी मुझे तो कुछ सरप्राइज नहीं लगा, मैं तो बिल्कुल शॉक नहीं हुई इस चीज़ के अंदर, बिकॉज आई थिंक ये 90% ऑफ इंडियन मैन की यही मेंटालिटी है। मतलब सॉरी, डोंट गेट ऑफेंडेड बट सॉरी मैन, सो बट नॉट लाइक दैट कि जब तोमर ये बोल रहे हैं तो उसे यही पता चल रहा है कि वो मतलब अगर आप अल्कोहल लेते हैं एज अ वुमन, या फिर अगर आप कुछ भी पहन के पार्टी करते हैं, तो आपको तो कोई हक, मतलब यू आर इन्वाइटिंग मैन। आपने काउंटर नहीं किया जो आप हमें बोल रही हैं उनसे कि अगर कोई पार्टी करता है मैच जीतने के बाद या हारने के बाद, तो या शराब पीता है, तो इसका क्या मतलब है कि उनको राइट्स नहीं है कि एलिगेशन लगाने का, या उन्होंने आपको फ्री छोड़ दिया कि आप उनको जिस तरीके से चाहे टच कर सकें, जो भी कर सकें? हाँ, नहीं, मैंने इसमें काउंटर नहीं किया एज अ रिपोर्टर। मैंने तब उनको काउंटर नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि मैं उनके साथ इतना टाइम स्पेंड कर चुकी थी। मतलब यूजुअली आई लाइक रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम यूजिंग एनी एडजेक्टिव्स किसी के बारे में भी एज अ रिपोर्टर, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं उनको काउंटर करूँगी बहुत ज़्यादा तो उनका शायद वो ऑफेंड हो जाते, तो वो खुल के मुझसे अपनी बात नहीं कर पाते। तो जब मैं उनसे बात करी थी, मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि आप खुल के आपको जो बोलना है बोलिए, एंड उसी से, क्योंकि स्टोरी का आइडिया वही है कि तोमर खुद अपने बारे में बताएं ताकि उनकी सोच सामने आए। मुझे याद है जब मैं इस स्टोरी पे काम कर रहा था, तोमर उस कम्युनिटी के भी मेंबर है जो सेक्सुअल कमेटी वहाँ पे बनी थी, हाँ, उसके तहत नहीं थी, जो मेन है कि उसमें हेड महिला होनी चाहिए। हाँ, आईसीसी नहीं था पर उन लोगों ने एक कमेटी बनाई थी। हाँ, तो मैंने इनसे फ़ोन करके पूछा तो इन्होंने ऐसे जवाब दिया था, हाँ केस आते होंगे, हाँ, ऐसे इस तरीके से। उसके मेंबर भी थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो उसके बाद मैं एक दिन बृजभूषण सिंह ने एक कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई थी अपने आवास पे, मैं गया तो मुझे वहाँ तोमर मिले, हाँ, और बृजभूषण सिंह के बेटे जो विधायक हैं। तो मैंने देखा कि मतलब इनको निष्कासित किया जा चुका है, वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। अभी 1 महीने पहले एक मैंने स्टोरी की थी कि ये फुली एक्टिव हैं इन सब चीज़ों में। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप तो निष्कासित है और आप वहाँ गोंडा में अवार्ड देते डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आ रहे हैं। तो कह रहे नहीं, वो तो मैं ऐसे ही, मुझे गेस्ट के रूप में बुला लिया गया था, ऐसे गेस्ट के रूप में बुला लिया गया था। मैं तो जब से मुझे निष्कासित किया है तो आप लोगों की कहानियां देखता हूँ टीवी पे बैठ के। बिल्कुल। जिस आदमी को एलिगेशन पे नाम ले लेके, आप अब हमारा वीडियो भी मौजूद है जिसमें तोमर का नाम लेके तमाम प्लेयर्स बोल रहे हैं कि वो क्या करते थे, उनको निष्कासित किया मिनिस्ट्री ने, और बृजभूषण सिंह गोंडा में उनको बुला रहे हैं। एग्जैक्टली। और आपकी स्टोरी में वो बार नेताजी ने हमको आरोपी नहीं माना। हाँ। वो क्या है नेताजी और इनका संबंध? यही आइडिया था एक्चुअली कि जब मैं भी बाकी लोगों से बात कर रही थी, फॉर्मर नेशनल कोच से या फिर जो भी अभी WFI के काम के अंदर इन्वॉल्व है, वो सब मुझे ये बोल रहे थे कि तोमर इज़ एज मच इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ WFI एज ही वॉज बिफोर द सस्पेंशन। तो अब इस चीज़ को, मतलब ऑब्वियसली हम कभी भी उनको फ़ोन करेंगे वो तो नहीं मानेंगे कि हाँ मैं कर रहा हूँ ये काम। तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं खुद जाके WFI ऑफिस में जाऊँ और देखूँ तोमर काम कर रहा है, और तोमर खुद मुझे बोले कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ। तो मतलब मैं तोमर से इतनी बार मिल चुकी थी, बात कर चुकी थी, और वो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका था कि तोमर ने मुझे खुद बोला कि हाँ ठीक है, तुम ऐसे करो, तुम ऑफिस ही आ जाओ आज मुझसे मिलने। तो मैंने, और मैं वही चाहती थी, तो फिर मैं उनके ऑफिस गई। वो काम कर रहे थे वहाँ पे, वो मीटिंग्स ले रहे थे कि अभी, क्योंकि आपको मालूम हो तो अभी वो WFI प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं। हाँ, तो उसका वो लोग डिस्कशन चल रहा था कि मीटिंग की इलेक्शंस कैसे करने हैं। तोमर अपने ही रूम में बैठे थे, उनका कैलेंडर वहाँ पे पड़ा हुआ था, उन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स मार्क कर रहे थे वो। तो मैंने बोला आप कैसे डेट्स मार्क कर रहे हैं, अभी भी आप यही काम संभाल रहे हैं क्या? कहते हाँ तो मैं ही संभालूंगा, तो और कौन संभालेगा? कहते, मैंने बोला बट आपको तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने सस्पेंड कर दिया है। तो बोलते मिनिस्ट्री ने सस्पेंड कर दिया, नेताजी ने मुझे सस्पेंड नहीं किया। मैंने कहा नेताजी कौन है आपके? तो बोलते बृजभूषण। तो मतलब तोमर, जब हम खुद जाके उनके ऑफिस में के मुंह से हम मतलब सुन के आए हैं कि हाँ वो काम कर रहे हैं, तो मतलब इसमें तो अब कोई डाउट का सवाल ही नहीं है। फिर दूसरा एक और इंस्टेंस है इस स्टोरी के अंदर, जब वो IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कोई हेयरिंग चल रहा था, 2 स्टेट फेडरेशन यूनिट्स के अंदर रेसलिंग के कुछ आपस में कुछ डिस्प्यूट था। तो तोमर उस हेयरिंग में बैठे हुए थे। तो एक स्टेट फेडरेशन यूनिट के
फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ने पूछा कि भाई तुम्हारा तो हक ही नहीं बनता, तुम तो सस्पेंड हो चुके हो, तुम जज को कैसे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो, जज को कैसे गाइड कर रहे हो। तो एक और वो इंस्टेंस है। और बृजभूषण जी से भी मैं मिली उसी दिन, मतलब इंटरेस्टिंगली जिस दिन मैं तोमर से मिलने गई तो तोमर ने बोला अरे आप नेताजी से मिलोगी, तो मैंने बोला मैंने मन में सोचो कौन सा रिपोर्टर मना करेगा इस वक्त नेताजी से मिलने के, बिकॉज ही इज नॉट गिविंग मीडिया इंटरव्यूज। तो वी ऑल्सो गॉट लाइक अनदर लाइक 15 मिनट्स विद बृजभूषण, जिसके ऊपर एक पूरा अलग स्टोरी है। तो मैं बृजभूषण से मिली और मैंने बृजभूषण जी से पूछा भी आपका सबसे पसंदीदा एम्प्लॉय कौन है WFI का। तो बृजभूषण तोमर की तरफ देखते हुए कुछ ज़्यादा बोले नहीं। तो वहाँ पे दिल्ली रेसलिंग फेडरेशन यूनिट के प्रेसिडेंट भी बैठे हुए थे, जयप्रकाश। वो बोलते अरे तोमर जी ही हैं इनके फेवरेट एम्प्लॉय, तो क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। अब वो फेवरेट एम्प्लॉय कैसे बने उसकी एक अलग स्टोरी है स्टोरी में। तोमर कैसे एक सेक्रेटरी इतना पावरफुल हो गए कि प्रेसिडेंट के साथ और क्लर्क से इतने पावरफुल हो गए, हम इस पे आगे बातचीत करेंगे पॉडकास्ट में। अब वीडियो में हम थोड़ा अवधेश से बात करते हैं कि ABP न्यूज़ में आपकी स्टोरी बताती है कि लगभग 50 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, ये संख्या बढ़ भी सकता है। ये निकालने की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई और इसके पीछे कोई ख़ास वजह है या एक मतलब आर्थिक संकट है, मार्केट इतना अस्थिर हो चुका है, तो क्या रही इसके पीछे वजह? देखिए अभी क्या है कि हमारे पास 47 लोगों की सूची है नाम के सहित। हालांकि हमने उसे कॉपी में पब्लिश नहीं किया है क्योंकि कुछ लोग जो है नहीं चाहते कि उनका नाम जो है पब्लिकली आए। इसकी शुरुआत 1 साल पहले हुई थी बसंत, जब संत प्रकाश को जिम्मेदारी मिली, संत प्रसाद राय उनको जब बड़ी जिम्मेदारी मिली तो वहाँ से करीब 2 दर्जन के आसपास लोग वो लेके आए ABP न्यूज़ में। उसके बाद से छटनी का दौर शुरू हुआ, वहाँ चीज़ें गड़बड़ाने लगी। जो पहले बहुत पुराने एम्प्लॉय थे, करीब जो स्टार के समय से भी लोग थे, उनको परेशान किया जाने लगा। जो और बाकी एम्प्लॉय थे उनको परेशान किया जाने लगा। लेकिन पिछले 1 सप्ताह से वो परेशानियाँ इस हद तक बढ़ गई कि मतलब वो छटनी में तब्दील हो गई और उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस बीच 2 चैनल भी उनके बंद हुए जिनको वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, जिसमें ABP गंगा है और एक है ABP साझा पंजाबी चैनल। तो इन दोनों को बंद कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि स्थिति ये है अभी कि वो छटनी अभी भी जारी है। लोगों को सीधे मतलब काम कर रहा है आदमी और उसको तुरंत बुलाया जाता है किसी एम्प्लॉय के जरिए या अपने PA के जरिए, उसको बुला के ऊपर वहाँ रीतू वाली जो HR हैं वो और संत प्रसाद राय दोनों एक केबिन में बैठे होते हैं, उनको बुलाते हैं और तुरंत वो 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट का एक प्रोसेस होता है जिसमें बोल दिया जाता है कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। और इस बीच जो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि उनसे कुछ दस्तावेजों पे साइन करवाए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि भाई आप यहाँ साइन कीजिए। वो एक तरह का जबरन प्रोसेस है। उसमें लिखा होता है कि आप किसी इससे बात नहीं करेंगे, इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखेंगे नहीं, मीडिया में किसी को बोलेंगे नहीं। और वो लोग इतने डरे हुए हैं कि वो खुद बोल भी नहीं रहे, मतलब ऑन रिकॉर्ड तो बोल ही नहीं रहे। उनको डर है कि कहीं अगर बोलेंगे तो, क्योंकि उनका फुल एंड फाइनल होना बाकी है, तो उनको लगता है कि पैसा वैसा ना अटक जाए। एक ये भी बड़ी वजह। तो ये निकालने के पीछे वजह संत प्रसाद राय जो जिनको कहा जाता है कि वो TRP के स्टार हैं, वो TV9 का पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर ही युद्ध बना दिया। कुछ भी होता था, चुनाव भी होता था तो उसको युद्ध में तब्दील कर देते थे। तो उनको शायद ABP न्यूज़ इसलिए बुलाया गया कि वो TRP में ABP को आगे ले जाएंगे। तो ये सारी छटनी संत प्रसाद राय की वजह से हो रही है या ABP आर्थिक रूप से किसी बुरे दौर से गुजर रहा है? क्योंकि 2 चैनल बंद होना और 50 कर्मचारियों को निकालना सिर्फ एक आदमी की जिद तो नहीं हो सकती। हो सकता है संस्थान आर्थिक रूप से बुरे दौर से गुजर रहा हो। क्या कह रहे हैं अधिकारी, जो चाहे वो वहाँ के CEO हों या दूसरे लोग? देखिए यहाँ 2 बातें हैं कि मान लीजिए अगर वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है चैनल, तो जिस चैनल को इन्होंने बंद किया है ABP गंगा, वो लंबे समय से नंबर 1 पे बना हुआ था। अभी मेरे ख्याल में हाल ही में दूसरे नंबर पे आया, वो भी बहुत कम अंतर से। वो पहले नंबर पे बना हुआ था लगातार अभी तक भी। इसके बावजूद उस चैनल को बंद कर दिया गया। दूसरी बात, आर्थिक संकट की अगर बात आ रही है तो फिर आर्थिक संकट आएगा तो सभी कर्मचारियों पर आएगा। वो किसी जो पुराने लोग हैं उन पे ही आर्थिक संकट की बात क्यों हो रही है? जबकि जो संत प्रसाद जी के साथ जो लोग आए हैं उनकी टीम से अभी तक कोई भी एम्प्लॉय नहीं निकाला गया है, कोई भी, मतलब कोई भी। उसके अलावा जबकि उनके जो साथ में कर्मचारी आए हैं उनकी सैलरी पुरानी सैलरी से कई गुना ज़्यादा है। अगर आर्थिक संकट होता तो जो 20 साल से 15 साल से आदमी काम कर रहा है उससे 4 गुना सैलरी, 3 गुना सैलरी पे आप जो लेकर आए हैं और जिनको एक्सपीरियंस मात्र 3 साल का है,
तो आर्थिक संकट है, तो फिर ज़्यादा सैलरी वाले को आपने रोका है, कम सैलरी वाले को निकाल दिया है, तो आर्थिक संकट अगर है भी तो इस लेवल पे छटनी नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर दोनों साइड के लोग जाने चाहिए थे। मान लीजिए अगर पुराने लोग जा रहे हैं तो जो लोग आए हैं संत के साथ वो क्यों नहीं जा रहे हैं? तो निकालने के पीछे वजह क्या मालूम हो रहा है? मेन वजह क्या है? वजह यही है जो कर्मचारियों से बात करके समझ में आया कि लोगों का कहना है कि जो संत प्रसाद गैंग है ये बहुत ही एक्टिव हो गया और ये पूरी सारी चीज़ें अपने साथ लेके हड़पना चाहता है, एक तरह से वो सब काम करना चाहता है। और लोगों को तो ये भी कहना है कि जिन लोगों को निकाला गया है इनकी पूर्ति होगी और यहाँ पे वैकेंसी आएंगी, लोगों को रखा भी जाएगा। मैनेजमेंट इतना ज़्यादा संत प्रसाद राय के आगे झुका हुआ है कि वो जिसको चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है पंकज झा हो गए, संगीता तिवारी हो गए, विजय विद्रोही हो गए, हाँ। ये तमाम लोग जो एबीपी न्यूज़ के दिग्गज थे एक दौर में, वो धीरे धीरे नौकरी छोड़ने लगे, इधर उधर जाने लगे। और अब कई नौजवान पत्रकार हैं आपकी कॉपी में कि जो कोई 4 साल से काम कर रहा है, कोई 3 साल से काम कर रहा है। तो इन 4 साल 3 साल वालों का सैलरी मुझे नहीं लगता लाख में होगा, 30,000 40-50,000 होगा। हाँ। तो इन लोगों को निकाल के क्या मैसेज दिया जा रहा है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए क्या निकालने के पीछे क्या है? जब ये TV9 से आए थे तो इनको क्या बोला गया कि संत प्रसाद जो है वो TRP के गुरु हैं, लेकिन एबीपी न्यूज़ 1 साल पहले भी 7वें नंबर पे था, आज भी 7वें नंबर पे है। तो जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया ना, वो TRP के गुरु हैं। बाबा बागेश्वर जी कुछ नहीं कर पाए? बाबा बागेश्वर ने बहुत कोशिश की TRP लाने की, इनके एंकरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो 7वें नंबर पे ही बना रहा, कुछ नहीं हो पाया। जी जी। तो ये पॉडकास्ट आगे भी जारी रहेगा, वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। साथ ही हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आप सबके सहयोग से काम करते हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और मीडिया को आज़ाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.